माया नगरी मुंबई में कुलदीप मालवीय गोरेगांव में एक किराए के कमरे में रहता था। 24 साल का कुलदीप यहाँ एक आईटी कंपनी में काम करता था। आज कुलदीप काफी खुश था क्योंकि पूरे 1 महीने बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड नव्या से मिलने जा रहा था। फटाफट तैयार होकर कुलदीप घर से निकलने लगा। उसी समय कुलदीप का फोन बजा। हेलो कुलदीप, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। तुम कब तक आ रहे हो? नव्या ने सवाल किया। कलाई पर बंधी घड़ी को देखते कुलदीप ने जवाब दिया, तुम टेंशन ना लो, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। मिलते हैं, लव यू, बाय। अब कुलदीप गली के बाहर ऑटो लेने निकल गया और ऑटो वाले को आवाज देने लगा। वो ऑटो रोकता, इससे पहले हॉर्न बजाती हुई लाल रंग की गाड़ी कुलदीप के सामने से तेजी से गुजरी। कुलदीप अगर अपनी जगह से जरा भी गाड़ी की साइड होता तो आज शायद वो गाड़ी के नीचे आ चुका होता, पर फिलहाल बस उसकी शर्ट पर सड़क पर पड़े कीचड़ के छींटे आ गिरे। ये वही नीली शर्ट थी जो नव्या लाई थी। शर्ट की ऐसी हालत देखकर कुलदीप गाड़ी पर गुस्से से चिल्ला दिया, किस बात की जल्दी है बे? देखकर चला नहीं पाता? साले, जब तेरा एक्सीडेंट होगा तब समझ में आएगा। इतना चिल्लाते हुए कुलदीप वापस घर की गली की ओर मुड़ गया। शर्ट बदलनी जो थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी कुलदीप ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी उसे जोर से आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज कहीं टकराई हो। कुलदीप ने मुड़कर देखा, वही लाल गाड़ी जिसे उसने अभी अभी बद्दुआ दी थी। वो बाएं हाथ के अगले पहिए से डिवाइडर पर चढ़ गई थी और बिजली का खंभा बोनट को चीरता हुआ विंडस्क्रीन तक आ चुका था। विंडस्क्रीन के टूटने की आवाज दूर तक आई थी। ये नजारा देखकर कुलदीप एकदम सहम गया और उसके मुंह से निकला, ओ शिट! पर कुलदीप खुद को इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार मान रहा था। मन में अफसोस लिए कुलदीप ने सोचा, पता नहीं कोई बचा भी होगा या नहीं। मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गाड़ी में ड्राइवर के साथ आगे की सीट में एक सवारी और थी। कांच के टुकड़े दोनों के सिर और चेहरे पर घुस गए थे। मदद के लिए कोई कांच निकालने लगा, किसी ने पुलिस को फोन लगाया तो कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था करने लगा। ये सारा नजारा कुलदीप की आंखों के सामने चल रहा था। मन में अजीब सा सन्नाटा लिए कुलदीप ये सब कुछ देख रहा था। वो इस हादसे की वजह से काफी गहरे शॉक में था, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अकेला नहीं था जो ये सब देखकर अचंभित था। दूर एक दीवार के पीछे काले कपड़े पहना एक साया, जिसकी शक्ल साफ नहीं थी, वो कुलदीप को देख रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी, पर चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक कुलदीप का फोन बजा। नव्या कॉल कर रही थी। उसने कॉल इग्नोर कर दी और तभी उसका ध्यान अपनी शर्ट की ओर गया। उसने गली की ओर मुड़ते हुए खुद से कहा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच लेता हूँ। वो सच में बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। खैर, जाकर शर्ट बदलूं, नव्या पहुंच गई होगी। घर वापस जाकर कुलदीप ने कपड़े बदले और फटाफट वहां से आधे घंटे में उस बस स्टॉप पहुंच गया जहां से जुहू के लिए एक बस निकलती थी। जैसे ही जुहू वाली बस आई, झट से कुलदीप उस पर चढ़ गया और बैठ गया। जहां एक तरफ कुलदीप नव्या से मिलने के लिए जुहू बीच की तरफ निकल चुका था, वहीं दूसरी तरफ नव्या जुहू बीच पर आती जाती लहरों को देख पिछले 1 घंटे से कुलदीप का इंतजार कर रही थी। क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहने नव्या इंतजार करते करते थक जाने के बाद झल्लाते हुए खुद से बोली, कुलदीप को समझ क्यों नहीं आता? मुझे और भी काम है। कुलदीप का इंतजार करते हुए नव्या वहीं रेत पर बैठ गई और समंदर की उफनती लहरों को देखने लगी। तभी किसी ने नव्या को पीछे से डरा दिया। अब उसने चौंक कर पीछे पलट कर देखा तो लंबे कद और गुलाबी चेहरे वाला कुलदीप मुस्कुराता हुआ उसके कंधों को पकड़े घुटने के बल बैठा था। नव्या ने गुस्से से कुलदीप को पीछे धक्का दिया और वो रेत पर लगभग लेट गया। अब वो बोली, कुलदीप, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। और ये क्या तरीका है? इतना इंतजार कौन करवाता है? कहाँ थे तुम? नव्या लगातार कभी पर्स तो कभी हाथ से कुलदीप को मारती जा रही थी। खुद को संभालता हुआ कुलदीप
नव्या को कहने लगा, नव्या नव्या, अरे सुनो तो, बात तो सुनो यार, सॉरी, माफ कर दो ना। पर नव्या बोली, हटो तुम। ये कहते हुए नव्या कुलदीप को झटक कर खड़ी हो गई। फिर वो आगे बोली, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं जा रही हूँ। पर अब उसे खुद की ओर घसीटता हुआ कुलदीप रोमांटिक अंदाज में बोला, अरे ऐसे कैसे, कहाँ चल दी? तुम्हें पता है मैं घर से 5 बजे निकल गया था और जो ब्लू शर्ट तुमने मुझे गिफ्ट की थी मैंने वही पहनी थी। मुझे लगा इसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ये सुनकर नव्या ने मुंह सिकोड़ते हुए कुलदीप से कहा, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे घर से यहाँ तक का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है और तुम 7 बजे आ रहे हो। बाय द वे, कहाँ है ब्लू शर्ट? रास्ते में अपने आप पिंक हो गई। इस बात पर कुलदीप को हंसी आ गई और वो बोला, तुम लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम होती है, अधूरी बात सुनकर रिएक्ट करना शुरू कर देती हो। मैं आ रहा था लेकिन एक गाड़ी सामने से तेजी से निकली और सड़क पर पड़े कीचड़ के छींटे मेरे ऊपर गिर गए, तभी तो मुझे दोबारा तैयार होकर आना पड़ा। माफ कर दो ना। तभी कुलदीप को एक आइसक्रीम वाला दिखा। उसने नव्या को कहा, चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। कुलदीप की बातें सुनकर नव्या उसे तिरछी नजर से देखती रही। आइसक्रीम नव्या की कमजोरी थी। दोनों ने आइसक्रीम ली। कुलदीप ने ब्लैक करंट नव्या को थमाई और बेंच की ओर इशारा करते हुए बोला, ये लो नव्या, चलो ना वहां बैठकर खाते हैं। फिर दोनों ने बेंच पर बैठकर ठंडी सांस ली, मानो कितनी दूरी से आ रहे हों। नव्या आइसक्रीम के मजे लेती रही और कुलदीप होठों पर ऑरेंज कैंडी रखे उसकी चुस्की लेते नव्या को खुश देखकर सुकून महसूस करने लगा, मानो वो हमेशा उसे ऐसे ही देखते रहना चाहता हो। बीते 5 सालों से ये उसका पसंदीदा काम बन चुका था और इसके आगे उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। अपनी आईलाइनर और मस्कारा वाली काली गहरी आंखों को फैलाकर भौं ऊपर करती हुई नव्या ने मजाकिया अंदाज में कुलदीप से सवाल किया, कुलदीप, तुम हर बार ये ऑरेंज कैंडी ही क्यों लेते हो? कभी महंगी वाली आइसक्रीम भी खा कर देखो, बहुत अच्छी लगती है। कुलदीप ने भी मजाक का जवाब मजाक में दिया और कहा, तुम ब्लैक करंट खाती हो तभी तो करंट मारती हो। उसके बाद कुलदीप ने नव्या का हाथ थाम लिया और थोड़ा सीरियस हो गया, फिर अपनी किसी सोच में डूब गया। नव्या ने पलटकर पहले कुलदीप के हाथों में अपने हाथों को देखा और फिर कुलदीप के चेहरे को देखने लगी। उसके बदलते हाव भाव नव्या भाप गई और उसने पूछा, क्या हुआ कुलदीप, तुम अचानक ऐसे शांत क्यों हो गए? कुलदीप को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी उलझन में था। सागर की लहरों को देखता हुआ कुलदीप गंभीर स्वर में नव्या से बोला, पता है नव्या, आज उस गाड़ी को मैंने कोसा, मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब बात तुम्हारी आती है तो मैं खुद को काबू नहीं कर पाता। उसी गुस्से में मैंने भगवान से मनाया कि वो गाड़ी आगे जाकर भिड़ जाए और आज फिर वैसा ही हुआ। मेरे देखते देखते वो गाड़ी सच में डिवाइडर से टकरा गई। मैं भागकर आगे आया, लेकिन ड्राइवर और अगली सीट में बैठे आदमी को चोट लग गई थी। भीड़ ने उनकी मदद की, लेकिन मैं डर गया था, इसलिए मैं वहां से चला गया। कुलदीप को लगा था कि नव्या उसकी बात को समझेगी, लेकिन वो उसके चेहरे को देखती उसकी बातें सुनती रही, लेकिन उसे ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक गहरी सांस भरकर कुलदीप फिर से बोला, नव्या, इसका दोषी मैं ही हूं। मुझे उसके लिए ऐसा नहीं मनाना चाहिए था। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। अब कुलदीप बोला, तुम्हें याद है पिछली बार जब प्रशांत ने मेरा स्कोर कम करने की कोशिश की थी, तब मैंने उसे बोला था कि जब उसकी नौकरी जाएगी तब उसको एहसास होगा। और देखा था ना तुमने कि 2 दिन बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। नव्या ने अपना हाथ छुड़ाया और चिड़चिड़ा कर बोली, कुलदीप, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये सब बकवास है, ये सिर्फ इत्तेफाक है। प्रशांत की परफॉर्मेंस पिछले कई महीनों से खराब चल रही थी और खुद को बेहतर साबित करने के लिए उसने तुम्हारे पॉइंट कम किए, लेकिन उसकी चालाकी चल नहीं पाई और उसे हटा दिया गया। रही बात गाड़ी की, तो अब कोई इतनी तेज गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही। तुम ना हर बार ऐसे ही बकवास लेकर बैठ जाते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बोरिंग होते जा रहे हो। मैं जा रही हूँ, मुझे और भी काम है। आजकल नव्या को कुलदीप की ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। हालांकि वो पहले ऐसी नहीं थी।
कॉलेज में कुलदीप को नव्या ने ही प्रपोज किया था। इतनी सुंदर लड़की सामने से प्रपोज करे तो भला कौन मना कर सकता था। सब कुछ सपने की तरह चल रहा था। हालांकि कुछ दोस्त थे जो दोनों को अलग करने की कोशिश में जुटे रहते थे। इसके चलते कभी कभी नोकझोंक हो जाती थी, लेकिन रिश्ता मजबूत था। तभी तो 5 साल से दोनों एक दूसरे के साथ थे। अब नव्या वापस घूमी, बेंच पर पड़ा अपना पर्स उठाया और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कुलदीप ने हाथ पकड़ लिया और माफी मांगता हुआ बोला, अरे सुनो ना, सॉरी। सुनो, अच्छा आइसक्रीम तो खाती जाओ। नव्या ने कहा, तुम ही खा लो, बाय। और फिर तेज कदमों से चलते हुए नव्या वहां से चली गई। हाथ को बेंच पर मारता हुआ कुलदीप नव्या के रूठ जाने का अफसोस करने लगा और बोला, गलती मेरी है। वो कब से मेरा इंतजार कर रही थी और मैं हूं कि कैसी बातें लेकर बैठ गया। और ये कहते हुए वो वहां से निकल गया। वो आगे बढ़ा ही था कि एक आदमी उससे आकर टकरा गया। उस आदमी ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी भाई। कुलदीप ने भी खुद को संभाला और आहिस्ता से कहा, देखकर चला करो। फिर दोनों अपने रास्ते चल दिए। फिर अचानक कुलदीप ने अपना पर्स चेक किया, लेकिन इस बार पर्स नहीं था। कुलदीप ने पलट कर देखा तो वो आदमी भी नहीं था। कुलदीप समझ गया कि उस आदमी ने उसका पर्स चोरी कर लिया था। बेचैन होकर कुलदीप ने आसमान की ओर सिर करके कहा, हे भगवान, मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ। इस बार तो ज्यादा पैसे भी नहीं बचे और वो मेरा पर्स ले गया। उस व्यक्ति को परेशान होकर ढूंढते हुए कुलदीप भगवान से बातें करने लगा। कुछ तो करो ना भगवान, काश उसके पैरों में चोट लग जाए और वो गिर पड़े, तब वो मुझे आसानी से मिल जाएगा। ढूंढते ढूंढते कुलदीप भटकता हुआ पत्थरों के पास पहुंच गया। वहां रेत पर कांच की टूटी बोतलें पड़ी थीं। थोड़ी ही देर में कुलदीप को वो आदमी दिख गया। उसे चोट लग गई थी उसके पैर में, इसलिए वहां बैठकर अपने पैर के घाव अपने रुमाल से बांध रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कुलदीप ने प्रार्थना की थी। उसे देखकर कुलदीप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कुलदीप ने देखते ही उसे मारना शुरू कर दिया और गुस्से से बोला, क्यों बे, मेरा पर्स चुराएगा? मेहनत नहीं कर पाता तो चोरी करेगा। फिर 2 चांटे लगाकर उसने कॉलर पकड़ा और बोला, बता साले, पर्स कहाँ है मेरा? खुद को बचाते हुए वो आदमी कहने लगा, कौन सा पर्स? अरे कोई बचाओ, मैं नहीं जानता कौन सा पर्स। कुलदीप को यकीन था कि पर्स उसी ने चुराया है, इसलिए वो उसे धमकाते हुए कहने लगा, नाटक करता है, चल पर्स निकाल या थाने ले चलूं। ये कहते हुए कुलदीप ने अपना घुटना उसकी चोट पर रख दिया। दर्द से कराहते हुए उस आदमी ने कहा, हटो साहब, तू हटो, मैं देता हूं। इतना कहते हुए उसने पत्थर के पीछे छिपाया कुलदीप का पर्स उसे लौटा दिया। पर्स लेते ही कुलदीप उसे झटक कर उठ गया और वापस अपने रास्ते चल दिया। चलते हुए वो अपने कपड़े सही करने लगा और बोला, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। इतना कहते ही कुलदीप की नजर पैंट पर लगे खून के दाग पर गई। उसे याद आया कि वो चोर नीचे पड़ा था और अपने पैर से कांच निकालकर पट्टी कर रहा था। शायद ये उन्हीं टूटी बोतलों का कांच था। कुलदीप को याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने ऐसी कल्पना की थी। कुलदीप के मन में फिर एक बार सवाल आया, इत्तेफाक? हर बार? एक दिन में 2 बार? कैसे? जहां कुलदीप इन इत्तेफाक से हैरान परेशान था, वहीं उसे अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ दूर समंदर की लहरों पर वही काला साया था। उन्हीं काले कपड़ों में वो उन लहरों पर ऐसे सवार था जैसे वो लहरें उसका वाहन हो, और उन लहरों पर हिचकोले खाता वो साया चमकती आंखों से कुलदीप को घूर रहा था। क्या ये वाकई इत्तेफाक था या सच में कुलदीप जो कहता था वो सच हो जाता था? और कौन है ये साया? जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस माइंड। कुलदीप कुछ देर इन्हीं सारी बातों को सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इत्तेफाक है या फिर सच। फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी, ये इत्तेफाक ही होगा। ये कहते हुए कुलदीप बीच से बाहर सड़क पर आ गया
और ऑटो को आवाज लगा दी। ऑटो! एक ऑटो वाला उसके सामने आकर रुका। कुलदीप ऑटो में बैठते हुए उसे बोला, भैया गोरेगांव चलो। ऑटो में हाथ बांधे झुककर बैठा कुलदीप गहरी सांस भरते हुए खुद से बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। इन दिनों कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक होने लगे हैं मेरे साथ। तभी उसके फोन की घंटी बजी। देखा तो गांव से अम्मा का फोन था। उसका फोन देखकर कुलदीप के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उसने फोन उठाकर कहा, हेलो, हाँ अम्मा प्रणाम कर रहे, कैसी हो, खाने में क्या बनाई? चहकती हुई आवाज में अम्मा ने जवाब दिया, खुश रहो, हम ठीक हैं। सुनो ना बिटवा, कल से तुम्हारे पापा तुमको बहुत याद कर रहे हैं। बोले कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है, बाकी परिवार वाले सभी यहाँ शहर में रहते हैं। तुम बताए थे ना तुम्हारा एक तो दोस्त दिल्ली में रहता है। तुम बोलो वो लड़का के बारे में पता लगाए जरा। ये खबर सुनकर कुलदीप उत्साहित हो गया। चहकते हुए अम्मा से बोला, अरे वाह अम्मा, तुम चिंता न करो, हम पता कर लेंगे सब। ये सुनकर अम्मा ने कुलदीप को कहा, ठीक है बिटवा, हम फोन धरते हैं, बाकी तुम पता लगा के हमको बता दियो। फोन रखते रखते कुलदीप ने कहा, ठीक अम्मा, निश्चिंत रहो, हम बताते हैं, प्रणाम। अम्मा से बातें करने के बाद कुलदीप के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। कहां से हो साहब? यूपी के लगते हो। रियर मिरर पर कुलदीप को देखते हुए ऑटो वाले ने सवाल किया। कुलदीप ने जवाब में कहा, बादलपुर से हूं। ये सुनकर ऑटो वाला बोला, हम भी भैया बिजौलीपुर से हैं, पास ही में। ऑटो वाले ने जवाब दिया। कुलदीप ने अब आगे पूछा, यहाँ कब से हो भैया? ठंडी सांस भरते हुए ऑटो वाले ने जवाब दिया, 15 साल हो गए। इतना कहकर ऑटो वाला चुप हो गया और थोड़ी देर में बोला, आया था कुछ और बनने, किस्मत ने ऑटो की चाबी थमा दी। तब तक कुलदीप अपनी लोकेशन पर आ पहुंचा था और इतने में ऑटो वाला बोला, चलिए आपकी मंजिल आ गई, आपसे बात करके अच्छा लगा। ऑटो से उतरते हुए कुलदीप ने अपनी जीन्स के पीछे की जेब से वॉलेट निकालकर ऑटो वाले को पैसे दिए। कुलदीप जाने के लिए मुड़ा ही था कि वापस ऑटो की तरफ घूमकर बोला, अरे भैया इतनी बात कर ली, नाम तो बताया ही नहीं। उसका जवाब देते हुए ऑटो वाला बोला, मेरा नाम राजीव है भैया, और आपका? कुलदीप ने कहा, मैं कुलदीप, अपना नंबर दो, मजेदार आदमी हो, मिलते रहेंगे। ऑटो वाले ने उसे अपना नंबर दे दिया। तभी कुलदीप ने मन ही मन बोला, कितना बढ़िया आदमी था ये, काश इसकी कुछ लॉटरी लग जाती तो इसके लिए कितना अच्छा होता। ये सोचता हुआ कुलदीप घर आ गया था। कुलदीप एक मकान के ऊपरी माले में किराए पर रहता था। नीचे मकान मालकिन नीतू तलवरकर रहती थी। जैसे घर के दरवाजे पर पहुंचकर कुलदीप ने डोरबेल बजाई, मकान मालकिन नीतू ने दरवाजा खोलते ही सवालों की बौछार करते हुए कहा, अरे कुलदीप तुम आ गए? वो मैं कह रही थी कि 2 महीने का किराया बकाया हो चुका है, तुम कब तक ऐसे ही लटकाते रहोगे? देखो मुझे इस महीने बड़े खर्चे उठाने हैं, इसलिए इस बार तुम पूरा किराया भर देना। कुलदीप ने अंदर आते हुए मकान मालकिन से हंसकर कहा, अरे आंटी आप चिंता ना करो, इस बार एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने वाला है, बस फिर क्या, आपको एडवांस भी दे दूंगा। अभी मैं थक गया हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। इतना बोलते ही वो सीधा अपने कमरे में चला गया था। वो अभी भी एक्सीडेंट वाली बात से परेशान था। तभी कुलदीप को याद आया कि नव्या घर पहुंची या नहीं। कुलदीप ने नव्या को कॉल लगाया और 3 रिंग के बाद नव्या ने फोन उठा लिया। नव्या के कॉल उठाते ही कुलदीप ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, कहाँ हो नव्या, घर पहुंची या नहीं? कुलदीप की आवाज सुनकर नव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बाप रे, एक सांस में इतने सवाल। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कहाँ हूँ तो पहले मुझे 5000 रुपए पेटीएम करो। कुलदीप ने चौंकते हुए पूछा, क्या 5000? नव्या कहाँ हो तुम? 5000 रुपए तुम्हें क्यों चाहिए? नव्या के पीछे से आती हुई आवाजें सुनकर कुलदीप कुछ समझ रहा था। उसने सख्त आवाज में कहा, नव्या तुम फिर वहां गई? देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम मेरी इतनी बात भी नहीं रख सकती।
नव्या को कुलदीप की रोक टोक पसंद नहीं आती थी। उसने गुस्से में जवाब दिया, कुलदीप, अब तुम लेक्चर देना शुरू मत कर देना प्लीज। अभी तुम बस 5,000 रुपए भेजो। इस पर कुलदीप बोला, नव्या, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। कहीं कुलदीप सच में वहां ना आ जाए, ये सोचकर नव्या ने उसे मना किया और बोला, तुम रहने दो, मैं निकल रही हूं। कुलदीप को नव्या की हाई क्लास लाइफस्टाइल पसंद नहीं आती थी, लेकिन नव्या को मॉडल बनना था, इसलिए वो हर रोज ऐसा काम करती थी जिससे वो हाई क्लास सोसाइटी का हिस्सा लगे। ये सुन कुलदीप ने भी तीखी आवाज में बोला, निकलो फटाफट, मैं आधे घंटे के बाद कॉल करूंगा, तब तक तुम अपने घर पहुंच जाना। आधे घंटे बाद नव्या ने सामने से कुलदीप को फोन किया और कहा, मैं घर आ गई हूँ, और हाँ, एक बात और, वैसे मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी इतनी चिंता करते हो। सुनो ना, नाराज मत हो प्लीज। कुलदीप का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो बात बढ़ाता तो शायद बात काबू के बाहर हो सकती थी, इसलिए उसे उस वक्त कम बात करना ही बेहतर लग रहा था। कुलदीप ने नव्या से कहा, नव्या, कल बात करते हैं, बाय। ये बोलते ही कुलदीप ने फोन कट कर दिया। बिस्तर पर लेटकर वो अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगा। इस नए प्रोजेक्ट से कुलदीप को बड़ी उम्मीदें थी। उसने सुना था कि जिसको भी ये प्रोजेक्ट मिलेगा, उसका वेतन 50,000 रुपए महीना हो जाएगा। साथ ही काम अच्छा किया तो जल्द उसका प्रमोशन भी हो सकता था। फिलहाल कुलदीप का वेतन सिर्फ 30,000 रुपए था। 10,000 किराए, 4,000 ऑटो, 5,000 खाने पीने और 5,000 महीना परिवार को देने में निकल जाते थे। बचे हुए पैसे वो नव्या पर लुटा दिया करता था। ये सब सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह 5 बजे वाला अलार्म तेजी से बज रहा था। कुलदीप ने झटके से अलार्म बंद किया और बिस्तर से उठते ही वो फटाफट तैयार होने के बाद घर से निकल गया। आज ऑटो ढूंढने का समय नहीं था उसके पास, इसलिए उसने राजीव नाम के उस ऑटो वाले को पहले ही फोन कर दिया था। जैसे ही ऑटो वाला उसको मिला, उसने कुलदीप से बोला, अरे कुलदीप भैया, कल तो कमाल ही हो गया। पहले तो जब आप गए, उसके बाद मुझे कोई सवारी नहीं मिली। मुझे लगा कि आज का दिन तो गया खाली, पर उसके बाद मुझे पिछली सीट पर एक लॉटरी का टिकट मिला, और जब मैंने उस टिकट का नंबर चेक किया तो आपको पता है क्या हुआ? कुलदीप, जो अपनी ही कही वो लॉटरी वाली बात भूल चुका था, उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? इस पर राजीव बोला, अरे मेरी लॉटरी लग गई, पूरे 50,000 की। ये सुनकर कुलदीप को एकदम झटका लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी कही ये बात भी सच हो जाएगी। अरे मेरी लॉटरी लग गई, पूरे 50,000 की। ये सुनकर कुलदीप को एकदम झटका लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी कही ये बात भी सच हो जाएगी। कुलदीप मन ही मन बोला, नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, और वो बिना कुछ कहे वहां से जल्दी में निकल गया। ये देखकर राजीव को भी अजीब लग रहा था कि उसकी बात सुनकर कुलदीप एकदम सन्नाटे में क्यों चला गया। अंधेरी स्थित आर्केड टावर के 10वें माले पर कुलदीप का ऑफिस था। वहां उसके बॉस आशुतोष बनर्जी ने कुलदीप से हाथ मिलाते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग यंग बॉय, प्रिपेयर्ड? कुलदीप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यस सर, आई विल डू माई बेस्ट। कुलदीप ये बोल तो रहा था, पर उसका दिमाग उस लॉटरी वाली बात पर ही था। इस पर बॉस ने कहा, आई नो, तभी तो मैंने तुम्हें इसमें शामिल किया है। तुम्हारे अलावा रजत और यश की भी प्रेजेंटेशन है, पर मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें तुमसे हैं। इसके बाद कुलदीप कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गया और आगे से चौथी चेयर पर बैठ गया। रजत, यश के अलावा ऑफिस के 5 लोग और वहां पहुंच गए और अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। 5 मिनट बाद कांच का दरवाजा खोलते हुए बॉस ने सनराइज इंडस्ट्री के अधिकारियों को अंदर बुलाया और बोला, प्लीज कम। रूम में अचानक सब अलर्ट मोड पर आ गए। सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए। बॉस ने अपने स्टाफ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो बॉयज, हम सनराइज इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। यहाँ हमारे बीच मौजूद है मिस्टर मोहन राव, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एंड मिस्टर राघव नारायण, प्रोडक्ट मैनेजर। वेलकम सर, प्लीज हैव अ सीट। तालियों की गड़गड़ाहट और सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रजत ने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की। इसके बाद यश का नंबर आया।
अब बारी कुलदीप की थी। व्हाइट बोर्ड के सामने रखी मेज पर कुलदीप ने लैपटॉप रखा और लाल रंग की पेनड्राइव लगाई। बोर्ड पर उसकी स्क्रीन साफ नजर आ रही थी। किशोर कलेक्शन, रफी कलेक्शन, गजलें, लेटेस्ट सॉन्ग। धीरे से कुलदीप की आवाज आई, ये सब क्या है? कुलदीप ने हैरानी से स्क्रीन को देखा, फिर व्हाइट बोर्ड की ओर देखा और उसके बाद बॉस की तरफ देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुलदीप को भी नहीं। वो कुछ देर तक लैपटॉप में प्रेजेंटेशन ढूंढता रहा, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन का नामो निशान नहीं था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। सब एक दूसरे को और फिर कुलदीप को देख रहे थे। कुलदीप के बॉस को समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति में वो कैसे रिएक्ट करे। बात बिगड़ न जाए, इसलिए वो क्लाइंट से माफी मांगते हुए बोले, आई एम सो सॉरी जेंटलमैन। बॉस को बीच में रोकते हुए कुलदीप ने कहा, सर लेट मी डू इट। उसने प्रोजेक्टर और लैपटॉप को बंद किया, अपनी पीली डायरी खोली, मार्कर उठाया और व्हाइट बोर्ड पर प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। उसकी काबिलियत के साथ उसका ये अंदाज सभी को बेहद पसंद आया, पर अपने इस फेलियर पर कुलदीप शर्मिंदा था और हैरान भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हुआ कैसे। लंच ब्रेक में ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉयज के साथ कैंटीन में कॉफी पीने के लिए बैठा कुलदीप आज की घटना से हैरान और परेशान था। तभी एक ने कहा, यार तू टेंशन ना ले, तू तो अपना स्टार है। पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कुलदीप के दूसरे दोस्त ने बोला, हीरो है तू, हीरो अपना। रजत को भी कुलदीप पर पूरा भरोसा था। उसने कुलदीप से कहा, कुलदीप तुम बहुत स्ट्रांग हो, और वैसे भी तुमने सब कुछ संभाल तो लिया। मैं होता तो घबरा ही जाता, कुछ नहीं कर पाता। कुलदीप को अब इस प्रोजेक्ट के मिलने से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसके साथ ये काम किसने किया। कुलदीप ने रजत से कहा, बात ये नहीं है रजत कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा या नहीं, बात यह है कि प्रेजेंटेशन गायब कैसे हुई। मैंने तो हर चीज चेक की थी, घर पर भी और प्रेजेंटेशन से कुछ देर पहले भी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले वाले दोस्त ने फिर से कहा, मे बी किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। तभी दूसरे दोस्त का जवाब आया, लेकिन कोई क्यों करेगा ऐसा? रजत कुलदीप के साथ इस कंपनी में शुरू से था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। रजत जानता था कि कुलदीप बहुत सीधा था। उसने कुलदीप को कॉफी पकड़ाते हुए कहा, इतने सालों में भी इन बातों को तुम अब तक समझ नहीं पाए। कुलदीप, ये जमाना सीधे लोगों के लिए नहीं है। तभी कॉफी का मग उठाते हुए ऑफिस के एक और एम्प्लॉय ने माहौल हल्का करते हुए कहा, चिल गाइस, लो कॉफी पियो, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। आई बेट ये प्रोजेक्ट तुमको ही मिलेगा कुलदीप। कैंटीन की टेबल पर पांचों दोस्त कॉफी पी रहे थे। तभी किशोरी ने कुलदीप को दरवाजे से आवाज लगाई। किशोरी ऑफिस में चाय पिलाने, फाइल ले जाने जैसे काम करती थी। किशोरी ने डरते हुए इधर उधर देखा और कहा, भैया मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने यश भैया को आपके लैपटॉप से पेन ड्राइव निकालते देखा था। ये रही वो पेन ड्राइव, उन्होंने कचरे के डिब्बे में इसे फेंक दिया था। मुझे मौका लगा तो मैं उठा लाई। कुलदीप ने दांत पीसते हुए कहा, यश ठाकुर, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम्हें तो मैं। कुलदीप काफी लंबे समय से यश की बदतमीजियां बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब और नहीं। उसने मन में सोचा, आखिर यश को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? पर तभी उसके दिमाग में कुछ और चमका। वो खुद से बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो सोच रहा हूँ वो इत्तेफाक नहीं है? सच में मेरा कहा हुआ सच हो रहा है। मेरी लॉटरी वाली बात भी तो सच हो गई। तो क्या अगर मैं बस कुछ सोच लूं तो यश को सबक सिखा सकता हूँ? जहाँ कुलदीप के मन में ये सवाल उठ रहा था कि वो जो भी सोच रहा है वो वाकई सच हो रहा है और वो बस सोचकर ही यश को सजा दिला सकता है क्या, वहीं वो काला साया खिड़की के बाहर हवा में लटका ये सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। क्या कुलदीप यश को सजा देगा? आखिर कौन है ये काला साया? जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस माइंड।